हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपूर्ण होगी। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और काउंसलिंग की जो केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, उसके अंतर्गत वो इस प्रवेश प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनको आगे की प्रक्रिया कैसे पूर्ण करनी है वो कंप्लीट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करने से छूट गया था, उनके भी कमेंट आ रहे हैं कि अब हम फॉर्म कैसे फिल करें, एडमिशन कैसे लें। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में लास्ट तक आपको मिल जाएंगी। तो इस एक सिंगल वीडियो में आपको पूरी प्रवेश प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और जिससे आपको एक आसानी रहेगी कि आपको किस तरीके से प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेना है और अपने लिए अच्छे कॉलेज और अच्छी ब्रांच का चयन करना है। तो अंत तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें मैं संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दे दूंगा और आगे भी जो भी अपडेट्स आएंगे उन सब की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आगे चल के इंजीनियरिंग करेंगे, तो इस चैनल पर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड और आपका जो सिलेबस है, आपकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर आती हैं, तो ये आगे भी भविष्य में ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर इस चैनल के अंदर बेसिकली जितने भी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो सब मेरे चैनल की कम्युनिटी का पार्ट हैं। तो आपसे भी आग्रह है कि आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो इसको कई चरणों में बांटा गया है। जो प्रवेश प्रक्रिया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको कई चरणों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 5 चरण हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग चरण में जाएंगे और अलग अलग चरण के अंदर अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला चरण आवेदन एवं पंजीकरण था। तो जिन विद्यार्थियों ने आवेदन एवं पंजीकरण कर दिया था, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं, जब पहली प्रक्रिया चलती है तो उसको केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया बोलते हैं, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि डैप 2026 के नाम से किया जा रहा है और जिसकी नोडल एजेंसी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस CEG जयपुर है, जो कि सरकार की निगरानी में ये प्रवेश प्रक्रिया कराई जाती है। होता क्या है कि कॉलेज अपनी मनमर्जी ना करें, बच्चों को बिना मेरिट के अपनी मनमर्जी से कॉलेज या ब्रांच अलॉट ना कर दें, इस वजह से सरकार एक नोडल एजेंसी नियुक्त करती है, जो कि सरकारी एजेंसी है, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इनको नोडल एजेंसी, ताकि जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा सके। तो जो प्रथम चरण था केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया का आवेदन एवं पंजीकरण, वो तो आप जानते ही हैं कि वो संपन्न हो चुका है। तो आपके जो आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि हुई थी वो 17/5/2026 हुई थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की जो शुल्क जमा करने की तिथि थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो अंतिम रूप से फॉर्म भरना था वो 10/6/2026 थी। तो काफ़ी विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पर फॉर्म भरने से चूक गए हैं। तो वो अभी निराश ना हो, उनको आगे क्या करना है वो लास्ट तक मैं बता दूंगा, क्योंकि केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होती है। और डायरेक्ट एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर तो ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी वह प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने स्तर पर अभी भी बच्चों को एडमिशन देते रहते हैं। तो वैसे प्राइवेट को हमें आखिरी में अंतिम रूप में ही रखना चाहिए, जब हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस ही अवेलेबल हैं जहाँ पर कम फीस मिलती है और जहाँ पर लगभग, अगर हम कैंपस की बात करें तो ठीक ठाक कैंपस सरकारी क्षेत्र में भी डेवलप हो गए हैं और वहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और सबसे बड़ी बात है कम फीस लग रही है। तो हमें सरकारी जो विद्यालय हैं उनका चयन करना चाहिए। उसमें बस ये है कि सरकारी विद्यालय चयन करते वक्त एक बार आप उसका विजिट कर लें, वहाँ की फैसिलिटीज़ देख लें, पुराने बच्चों से बात कर लें कि वहाँ किस तरह का माहौल रहता है, तब उसका चयन करें। देखा जाए तो सरकारी जो कॉलेज होते हैं वहाँ से पढ़ना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है और भविष्य में भी आपको उसमें फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज से स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को। लेकिन उसके अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में खुला हुआ है, तो कहीं पर काफ़ी जगह तो फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं और काफ़ी जगह अभी फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो उन फैसिलिटीज़ को देखने के बाद ही गवर्नमेंट कॉलेज का चयन करें, और यही प्राइवेट पे भी लागू होती है। वो
बाद का विकल्प होता है। और प्राइवेट में भी इस तरह की संस्थाएं हैं जहाँ पर ज़्यादातर संस्थाओं में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, प्लेसमेंट की जो फैसिलिटी होती है और अच्छी शिक्षण पद्धति होती है वो भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको पुराने बच्चों से जहाँ पर भी चयन कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज का चयन कर रहे हैं, ब्रांच का चयन कर रहे हैं, वो सोच समझ के करें। अगर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये तो प्रथम जो था पंजीकरण वाला पार्ट वो आपका पूर्ण हो गया है। उसके बाद योग्यता सूची एवं विकल्प पत्र का जो पार्ट है वो चल रहा है अभी। तो इस समय पर योग्यता सूची एवं विकल्प पत्र वाला पार्ट चल रहा है। तो आपकी जो प्रोविजनल मेरिट है वो देर रात 16/6/2026 को आ गई थी। उसके बाद आपको अपनी कमी पूर्तियाँ दूर करनी थी। तो कुछ बच्चों ने अपनी कमी पूर्ति दूर कर ली है, कुछ नहीं कर पाए हैं। तो इसके अंदर भी क्या होने वाला है, तो 17/6/2026 से 23/6/2026 तक ये अपनी कमी पूर्ति दूर कर लेनी थी। कुछ बच्चों ने तो कर ली है, कुछ बच्चे नहीं कर पाए। अब इसमें होगा क्या कि अगर आपकी कोई बड़ी कमी है, जिसकी मान लीजिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है सही और आपको कैटेगरी रैंक अलॉट कर दी गई है, तो जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आपके डॉक्यूमेंट जब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर नहीं सही होंगे, तो आपको जो मेरिट रैंक मिली हुई है उस मेरिट रैंक से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी फिर नई मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की कमी होने की वजह से अंत तक, तो अभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो फिजिकल रिपोर्टिंग होने तक, जिसमें अभी काफ़ी समय है, वहाँ तक अपने डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण रूप से सही बना लीजिए। अगर आपके वहाँ तक जब कॉलेज रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे। अभी आपके चाहे गलत भी क्यों ना हो, गड़बड़ क्यों ना हो, अभी सब कुछ कंसीडर कर लिया जाएगा। अभी ऑनलाइन में सब कुछ कंसीडर कर लिया जाएगा, पर जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे तो उस समय तक अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही बना लें। जो भी इन्होंने गाइडलाइंस इशू कर रखे हैं उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लें, जिससे आपको प्रवेश प्रक्रिया के बीच में मेरिट से बाहर नहीं करेंगे। उसमें यही बस फ़र्क आएगा कि आपको एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है और डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से जब आपने अप्लाई किया था तो आपने कोई ऐसी जानकारी दे दी थी जिसकी वजह से आपकी रैंक अच्छी आ गई थी, लेकिन आपके पास वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आपको फिर उस प्रवेश प्रक्रिया की मेरिट से बाहर कर फिर आपकी नई मेरिट जारी की जाएगी। तो ये एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ होगी तो। फिर उसके बाद ये वाला जो चरण है ये भी संपन्न हो गया है और इसमें अभी घबराने की बात नहीं है। अगर अभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसको पूर्ण करा लें। जब आप संस्था को रिपोर्ट करेंगे तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आपको पता ही है कि देर रात जारी कर दी गई है 25/6/2026 को। तो अभी हम इस जगह पर हैं। अब इसके बाद क्या क्या करना है आपको, अब अस्थायी रूप से सूची आ गई है और अब आपको अपनी रैंक पता चल गई है कि आपकी रैंक कितनी है, जनरल रैंक कितनी है, TFWS रैंक कितनी है, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है। तो अब सीट्स का आवंटन होना स्टार्ट होगा। तो सीट का आवंटन होना स्टार्ट होगा तो अगर आपको रैंक पता चल गई है तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, विकल्प पत्र भर सकते हैं कि मेरी रैंक मान लो 50 है, तो मुझे हो सकता है कि जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं जैसे खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो उसके अंदर ब्रांच मिलने की संभावना है, तो आप टॉप पर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अजमेर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और भी जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनका यहाँ पर चयन कर सकते हैं। तो योग्यता सूची को अपनी कॉलेज के प्रेफरेंस और आपकी जो ब्रांच है, पसंदीदा ब्रांच है, उसके हिसाब से उसको वहाँ पर विकल्प पत्र को आप अब फिल करना। कुछ बच्चों ने पहले ही विकल्प पत्र भर दिया था, ऑप्शन फॉर्म भर दिया था और उसको लॉक भी कर दिया था। तो विकल्प पत्र को सही से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पहले फाइनल मेरिट दी जाती है जिससे आप अपनी रैंक के हिसाब से उसको उसमें और चयन करना है तो कर सकें। पर ऐसा नहीं है कि मान लो आप किसी बच्चे की 2000 या 3000 रैंक आई है तो वो निराश हो जाए कि मैं अच्छे कॉलेज नहीं भरूंगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अच्छे कॉलेज ना भरें। आपकी चाहे कितनी भी ज़्यादा रैंक है, आप चाहते हो कि मैं खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में सारी ब्रांच चूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप सबसे टॉप पर खेतान पॉलिटेक्निक की ब्रांच चूज़ कर लीजिए। सेकंड में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की चूज़ करना चाह रहे हैं उसकी चूज़ कर लीजिए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा दिख रही है आपको तो आप नीचे के कॉलेज चूज़ करें। आप अच्छे कॉलेज से स्टार्ट करते करते अपनी रैंक के हिसाब से भी कॉलेज चूज़ करें। रैंक कम होने का मतलब है कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से जो कॉलेज है वो भी लास्ट में रख लेना है, ताकि आपको अगर ऊपर से नहीं मिले तो कोई आपको यहाँ पर नीचे से मिल जाए, जिससे आपकी चॉइस एग्जॉस्ट ना हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज वहाँ पर मिल जाए। और इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट भी होती है, तो अपवर्ड मूवमेंट का ध्यान रखकर भी विकल्प पत्र को भरें, क्योंकि कई बार होता है कि अपवर्ड मूवमेंट पे जाना होता है और आपकी जो ऊपर की ब्रांच है वो उतनी अच्छी नहीं फिल की हुई है और अपवर्ड मूवमेंट में जाओगे तो आप ऐसा ना हो कि कोई भी गलत कॉलेज या गलत ब्रांच वहाँ पर अलॉट हो जाए,
क्योंकि काफ़ी बच्चे अपवर्ड मूवमेंट में जाते हैं और अपवर्ड मूवमेंट जो आपको अभी जिस कॉलेज ब्रांच में मिली है उसके ऊपर आपकी जितनी भी चॉइसेस होती हैं उसमें से कोई भी मिल सकता है। तो अपवर्ड मूवमेंट का ध्यान रख के चॉइस फिलिंग करें, अपनी रैंक का ध्यान रख के करें और आपकी टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांच से प्रेफरेंस करते हुए बॉटम तक, नीचे तक भरें। इसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका सीक्वेंस सही से बनाकर भरें। तो विकल्प पत्र को जो भरने की जो अंतिम तारीख है, उसको लॉक करने की जो तारीख है वो 27/6/2026 है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इसको लॉक कर दिया है तो वे रिक्वेस्ट सेंड करके अनलॉक करा सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि कैसे अनलॉक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं पहले ही बना के बता चुका हूँ। सारी जानकारियाँ यहाँ पर मेरे चैनल पर हैं। डॉक्यूमेंट कैसे कंप्लीट कराने हैं, विकल्प पत्र को कैसे यहाँ पर फिल करना है, अगर लॉक है तो अनलॉक कैसे कराना है, वो सब यहाँ पर है। तो आपको 27/6/2026 तक आप लॉक कर देंगे। जब आप लॉक कर देंगे तो आप अपनी पूरी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट वहाँ पर ले सकते हैं। तो कंप्लीट फॉर्म का प्रिंट आउट मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको लॉक कर देंगे 27/6/2026 को, तो आपने जो भी फॉर्म पूरा फिल किया है विद कंप्लीट कॉलेज लिस्ट, आपने कितने कॉलेज चूज़ किए हैं, वो पूरा विकल्प पत्र आपको वहाँ पर प्रिंट आउट होने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रवेश प्रक्रिया में यहाँ पर काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस की खास बात है कि उसके अंदर गवर्नमेंट एडेड सीट्स सबसे, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर कॉलेजेस में गवर्नमेंट एडेड सीट्स ही हैं, तो काफ़ी कम फीस में हो जाता है। SFS सीट्स काफ़ी कम ही हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर हमारा एडमिशन हो जाए तो हमारी फ़ीस काफ़ी कम लगती है। तो यहाँ पर कुल 137 के आसपास कॉलेज हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसके अंदर 68 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है और 68 यहाँ पर प्राइवेट हैं। और ये सभी जो भी इस प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं वो AICTE से द्वारा अप्रूव्ड हैं। तो काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो उनको ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता सूची है जो 10th के मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाएगी, ये आपको पता ही है। और उसके बाद डिप्लोमा की पूर्ण करने के बाद डिप्लोमा करने का काफ़ी बेनिफिट है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग टेक्निकल के क्षेत्र में ही कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। 12th करके आप यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं, या फिर आप 10th के बाद ही सीधा डिप्लोमा करें और डिप्लोमा करने के बाद भी आप, जब आपका डिप्लोमा हो जाता है उसके बाद भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप बहुत सारी जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो डिप्लोमा करने का बेनिफिट यही है कि आप काफ़ी कम एज में गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये इसका बेनिफिट है। और जो फ़ीस है डिप्लोमा वालों की वो बहुत कम लगती है। मतलब अगर आप स्कूलिंग करेंगे, मान लो 11th-12th क्लास करते हैं तो 11th-12th क्लास की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आपकी जो डिप्लोमा की फ़ीस है, जहाँ से आपको जॉब भी मिल सकता है, उसकी फ़ीस ना के बराबर है। तो स्कूल करते हैं 11th-12th क्लास करते हैं तो भी वहाँ पे आपको भारी भरकम फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं जो कि आपको जॉब के लिए भी एलिजिबल बना रहा है और एक इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन की जो एक फील्ड है उसमें आप प्रवेश कर जाते हो, इसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। और अगर हम बात करें 3 साल आपको यहाँ लगते हैं और 3 साल आपको वहाँ पर बीटेक में देने, तो टोटल 6 साल के अंदर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक डिग्री होल्डर बन जाते हो। और यहाँ पर आप 3 साल के अंदर काफ़ी पैसा बचा लेते हो। डिप्लोमा के थ्रू चलोगे तो 3 साल के अंदर काफ़ी पैसा बचा लोगे, क्योंकि इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर भी जो फर्स्ट ईयर होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है। तो इंजीनियरिंग के मुकाबले भी डिप्लोमा की फ़ीस काफ़ी कम है। गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट सीट्स में एडमिशन होता है और हो सकता है कि आपकी निजी सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र में 3 साल के बाद ही आपकी जॉब लग जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर और ऐसा भी होता है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जॉब करते करते भी आप अपनी बीटेक की डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है जो एवरेज रहे हैं पढ़ाई में, तो उनके लिए टेक्निकल डिग्री में काफ़ी स्कोप अच्छा रहता है डिप्लोमा के थ्रू। तो आप अगर भविष्य में उच्च अध्ययन के लिए भी जा सकते हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री भी कर सकते हैं, जिसमें 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अंतरिम सूची सीट मैट्रिक्स है। जैसे आपको कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं तो उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो डैप के पोर्टल पर उपलब्ध है। सबसे पहले ऊपर वाला लिंक है, उसके अंदर सारे कॉलेज की वहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है।
कौशल दर्पण पोर्टल है और ऐसे गवर्नमेंट के पोर्टल हैं जहाँ पर उनकी प्लेसमेंट लिस्ट भी अवेलेबल है कि कितने स्टूडेंट्स की, वो मैं अलग से वीडियो बनाकर भी कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ किसका क्या प्लेसमेंट है, किस कॉलेजेस है, वो सब भी मैं कोशिश करूँगा समय अगर मुझे मिला तो। उसके बाद BTR पोर्टल पर भी आप चेक कर सकते हैं और CG पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। सो डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस पोर्टल पर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में संस्था व ब्रांच का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सीट मैट्रिक्स को संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त कर ले। तो इस साल कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, तो वो डैप के पोर्टल पर वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ से आप पूरी जानकारी चेक कर लें पहले, उसके बाद ही अपना ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल करें। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऑप्शन फिल हवा में, चलो ये चूज़ कर लेते हैं, ये चूज़ कर लेते हैं, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर आपको लगता है अरे मेरे को इतनी दूर कॉलेज मिल गया, मैं तो घर के पास ही चाह रहा था, है ना, या फिर मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये कैसे मिल गया। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कॉलेज का चयन उसी हिसाब से करें कि आपको आपकी सुविधा के हिसाब से कॉलेज अलॉट हो जहां आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट को वरीयता देकर उसको भरें। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से वरीयता चूज़ करें, या फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ अच्छा कॉलेज चाहिए, आपकी मेरिट अच्छी है, तो उस हिसाब से चयन करें। तो इसको बहुत सोच समझकर अपने विकल्प पत्र को भरें। तो ये तो योग्यता सूची एवं विकल्प पत्र, ये दूसरी स्टेप थी, ये अभी चल रही है जो कि 27/6/2026 तक चलेगी। उसके बाद जब ये आपकी लॉक हो जाएंगे, सारी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी, तो ये चीज़ फिक्स हो जाएगी और ये चीज़ फिक्स होने के बाद आपको प्रथम सीट आवंटन एवं रिपोर्टिंग होगी। तो पहली सीट आवंटन आपको 1/7/2026 को हो जाएगी। हर कैटेगरी के विद्यार्थी को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हों। तो प्रथम सीट आवंटन है जनरल सीट्स के लिए SC, ST, OBC, MBC, WC, कश्मीरी माइग्रेंट, TFWS, OACI, और इन सभी को क्या है कि यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपने जो विकल्प पत्र भरा था उसके हिसाब से ही अलॉटमेंट होगा। फिर आपको क्या करना होगा, उसमें रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इस बार प्रवेश प्रक्रिया में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इस बार इन्होंने जो रिपोर्टिंग रखी है, पहली जो रिपोर्टिंग रखी है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग रखी है। तो जैसे ही आपका ये सीट आवंटन हो जाएगा तो आपकी जो पोर्टल है उस पर एक ऑनलाइन लिंक और एक और ऑनलाइन लिंक क्रिएट हो जाएगा, वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का लिंक वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपकी एंट्रीज फिल करनी है और वहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट और करना है इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। उसके बाद ये जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये 1/7/2026 से 8/7/2026 तक चलेगा। तो ये समय आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, लिंक आ जाएगा, उसके हिसाब से करनी है। फिर अपवर्ड मूवमेंट के आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी करना। सो ये बात की बात है अपवर्ड मूवमेंट। तो होगा क्या कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर फीस जमा करनी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग उनको भी करनी है जो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनको जो कॉलेज मिला है वो उससे संतुष्ट नहीं है, ब्रांच से संतुष्ट नहीं है, वो देख रहे थे कि मैंने टॉप पर अच्छी अच्छी ब्रांचेस भरी थी लेकिन मेरे को काफ़ी नीचे की ब्रांच और कॉलेज मिल गया, वो उससे सहमत नहीं है। वो चाहते हैं कि ऊपर की लिस्ट में से कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाए। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है और वो तभी अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है उसको भी यहाँ पर ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है उसमें 1000 रुपये देकर उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और पोर्टल पर एक और लिंक क्रिएट हो जाएगा अपवर्ड मूवमेंट के नाम से। तो जो भी अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर क्लिक कर कर उसकी जो भी प्रोसेस है उसको फुलफिल करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ उसको बोलते हैं चॉइस एग्जॉस्टेड। उन्होंने इतनी चॉइसेस ही नहीं भरी अपने विकल्प पत्र में कि उनको उनकी रैंक के हिसाब से मिल जाता। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी चॉइस एग्जॉस्ट हो जाती है तो उनको अगले चरण का इंतज़ार करना है, उनको कोई रिपोर्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, ना कोई पेमेंट करना है, उनको अगले चरण का इंतज़ार करना है जब इसका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। तो हो सकता है कि उन्हें कुछ मिले और ऐसा हो सकता है कि उसमें भी कुछ ना मिले। तो अपवर्ड मूवमेंट के आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी करना। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है वो 10/7/2026 को आ जाएगी। ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थी अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए आपको लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी कि आपका नाम लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपवर्ड मूवमेंट में आपने अप्लाई किया है तो आपका नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वो 10/7/2026 को वेबसाइट पर दिखनी शुरू हो जाएगी, उसका भी एक लिंक आ जाएगा। उसके बाद अगला चरण स्टार्ट हो जाएगा जो कि द्वितीय सीट आवंटन एवं अंतिम रिपोर्टिंग का चरण होता है। इसके अंदर क्या होगा कि जब द्वितीय सीट आवंटन होगा तो जिनकी चॉइस एग्जॉस्ट हो गई थी, अपवर्ड मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, है ना,
या फिर ऐसे विद्यार्थी जिनका श्रेणी एवं मेरिट परिवर्तन हो गया था, मान लो जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, डॉक्यूमेंट्स नोडल एजेंसी ने जांच किए ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम, लेकिन अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, मान लो सर्टिफिकेट में कमी है या और किसी डॉक्यूमेंट में कमी है, तो ऐसे सारे विद्यार्थियों की जो मेरिट है वो 15/7/2026 को डिक्लेयर होगी। तो उसके बाद जब द्वितीय सीट आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित सभी को फिर इसके अंदर जो सीट अलॉट होगी, अगर आप उससे सहमत हैं तो आपको भी फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, वही 1000 रुपये देकर। केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम आवंटन के दौरान रिपोर्टिंग फीस ₹1000 जमा नहीं करवाई है, जमा करें। तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ही, क्योंकि ये 1000 रुपये हैं, एक बार ही पूरी प्रक्रिया में जमा कराने हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार यहाँ पर जमा कराने। मान लो आपको पहले जमा नहीं हुए हैं तो फिर आप दोबारा ऐसे मतलब नहीं हुए हैं पहली बार, तब आप जमा कराओगे। जैसे श्रेणी परिवर्तन के हो गए या चॉइस एग्जॉस्टेड वाले हो गए, तो इनको तो कराना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट वाले कैंडिडेट पहले ही जमा करा चुके हैं तो इनको दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। तो द्वितीय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो 15/7/26 से 24/7/2026 तक चलेगी। उसके बाद प्रथम आवंटन अपवर्ड मूवमेंट तथा द्वितीय आवंटन के पश्चात अंतिम रूप से आवंटित संस्था में व्यक्तिगत उपस्थित होकर, तो 2 चरणों में आवंटन हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर व्यक्तिगत रूप से आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पर जो संस्था अलॉट हुई है, उसके अंदर आपको जाकर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक कराने होंगे। उनकी जो फीस है, निर्धारित फीस है, वो वहाँ पर आपको देनी होगी। और ये जो पूरा जो प्रक्रिया है ये 27/7/2026 से 1/8/2026 तक चलेगी। तो अंतिम रूप से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप एडमिशन जो भी फाइनली आपको कॉलेज ब्रांच मिली है उसमें आप इच्छुक हैं, तो आपको इस तारीख से इस तारीख के बीच में कॉलेजेस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह जो भी है वो यहाँ पर जमा करानी पड़ेगी। तो प्रथम दौर की रिपोर्टिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों की सीट आवंटन इन आवेदकों की नवीन एवं आवंटित हेतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना आवश्यक नहीं है। प्रथम दौर में रिपोर्टिंग के दौरान दस्तावेज जाँच के आधार पर निम्नागत मेरिट परिवर्तन, जिनकी मेरिट परिवर्तन हुआ है, श्रेणी का सामान्य परिवर्तन होने वाले विद्यार्थी, मान लो किसी ने ओबीसी में अप्लाई किया था बट वो नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको सामान्य में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उनकी नई मेरिट आएगी, तो उनको भी इसी राउंड में रिपोर्ट करना है। इन अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग फीस पुनः जमा करनी नहीं है जैसा मैंने बताया, किंतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। ऐसा है कि यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि आपको फ़ीस तो जमा नहीं करनी है, बट इस राउंड में जितनों को भी अलॉटमेंट होगा उन सभी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना तो ज़रूरी है, बट आपको जो पहले फ़ीस भर चुके हैं, जैसे अपवर्ड मूवमेंट वाले हैं, इनको भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, बट फीस दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। प्रथम आवंटन में चॉइस एग्जॉस्टेड वाले आवेदकों को आवंटन, फिर उसके बाद द्वितीय आवंटन में पश्चात रिपोर्टिंग फीस 1000 ऑनलाइन जमा करके जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व आवंटन में रिपोर्टिंग फीस जमा नहीं कराई है तत्पश्चात ऑनलाइन रिपोर्टिंग का वो करेंगे। तो ये तो हो गया चौथा यहाँ पर चरण। उसके बाद जो आखिरी चरण है, तो वहाँ तक जो केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया है, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस है, वो कंप्लीट वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद संस्था स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहेगी, आपके एडमिशन हो जाएंगे जिन्होंने एडमिशन में रिपोर्ट कर दिए। अब मान लो काफ़ी विद्यार्थी हैं कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अपनी ब्रांच में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, मान लो किसी को पास सिविल इंजीनियरिंग ली है, उसने सिविल इंजीनियरिंग मिल भी गई, और उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में आपका चयन हो गया है चौथे चरण तक, फिर आपको चाह रहे हो कॉलेज मिलने के बाद आप अपनी ब्रांच चेंज करना चाह रहे हो, सिविल से इलेक्ट्रिकल में जाना चाह रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। आप कॉलेज स्तर पर इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर देना है, जो कि 4/8/2026 को होगी। तो आपको अगर ब्रांच चेंज करनी है कॉलेज मिलने के बाद, तो आपको 4/8/2026 को या उससे पहले अपने कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज कई बार बता भी देते हैं, नहीं भी बताते हैं, पर आपको ब्रांच चेंज के लिए इस तारीख से पहले मिलना है और उनको एक एप्लीकेशन देनी है कि मैं ब्रांच चेंज करना चाह रहा हूँ, इंटरनल स्लाइडिंग में भाग लेना चाह रहा हूँ। तो आपसे फॉर्म फिल कराकर आपको इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करवा देंगे। तो ऐसे इच्छुक विद्यार्थी अपने महाविद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हैं, अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रवेश प्रक्रिया यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी सेंट्रलाइज। और उसके बाद ऐसे विद्यार्थी जिनका फॉर्म फिल नहीं हुआ था, तो इसके बाद जो भी रिक्त सीट रह जाती हैं, वैकेंट सीट रह जाती हैं, उनके अंदर यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 6/8/2026 से 14/8/2026 तक यहाँ पर सीधे प्रवेश प्रक्रिया होगी।
होता ये है कि जैसे खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज टॉप पर आ रहा है तो वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे एडमिशन केंद्रीकृत से ले लेते हैं, लेकिन इनको और अच्छे मौके मिल जाते हैं और कहीं पर चले जाते हैं तो वो सीट खाली कर देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो फॉर्म फिल करने से चूक गए हैं तो उनके पास भी जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें जाकर सीधे प्रवेश प्रक्रिया का ऑप्शन रहेगा। तो होता क्या है कि या तो आप उनसे सीधे संपर्क करें, इस तारीख के बाद या इस तारीख के आसपास संपर्क कर लेंगे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनके पास सीट वैकेंट, और वैसे वो अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट कर देंगे और जो न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पर भी वो ऐड देकर निकालना शुरू कर देंगे कि हमारे यहाँ पर सीटें वैकेंट हैं, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे भी आएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन आप अपने स्तर पर भी अपनी नज़र बनाकर रखें। तो संस्था स्तर पर एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया इस तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगी। प्राइवेट में तो आप कभी भी जाकर ले सकते हो, पर गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं वो जो सीधे स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया चालू करेंगे वो 6/8/2026 से 14/8/2026 तक करेंगे। अगर डेट बढ़ती है तो इससे आगे भी प्रवेश प्रक्रिया रह सकती है। तो द्वितीय दौर, चतुर्थ दौर और पंचम दौर, तो 5 दौर हो जाएंगे। तो तृतीय दौर में प्रथम आवंटन अपवर्ड मूवमेंट तथा द्वितीय आवंटन के पश्चात अंतिम रूप से आवंटित संस्था में व्यक्ति उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र की जांच एवं फीस जमा कराना यहाँ पर है, आपको करना है थर्ड उसमें। और फोर्थ राउंड के अंदर आपको आवंटन तथा रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर इंटरनल स्लाइडिंग, तो वहाँ पर जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वहाँ पर सीट खाली है, ब्रांच चेंज कराना चाह रहे हैं, तो फोर्थ राउंड आपका यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग का आ गया। और उसके बाद पंचम जो राउंड है, फिफ्थ राउंड है, तो इंटरनल स्लाइडिंग के बाद फाइनल सीट का पता चल जाता है, तो आप सीधे प्रवेश के लिए आप पात्र हो जाते हैं और अपने नोडल सेंटर पर लास्ट में जाकर जो भी नोडल केंद्र होता है वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट सत्यापित किए जाते हैं। इस तरीके से पूरी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है वैसे मैंने बता दिया है और आने वाले समय में भी बता दूंगा। तो आपको 1000 रुपये ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसकी डेट मैंने आपको बताई दी है। जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके अपलोड किए हुए जो आपका आवेदन था उसमें अपलोड किए हुए दस्तावेजों और डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा कॉलेज द्वारा, वो चीज़ कॉलेज चेक करेगा जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन अलॉट हुआ है, तो वो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद 3 तरह की कंडीशन देगा, एक तो रिपोर्टेड, एक कंडीशनल रिपोर्टेड और एक रिजेक्टेड। तो जनरली रिजेक्ट जल्दी से करते नहीं हैं, आप उनसे संपर्क भी साध सकते हैं अगर उन्होंने किसी कारण से रिजेक्ट किया है। तो रिजेक्ट करने के तो चांस कम होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी कमियां डॉक्यूमेंट्स में होती हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कमी डॉक्यूमेंट्स में, बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट्स गलत प्रस्तुत किए गए हैं या डिटेल्स गलत हैं, तभी रिजेक्ट में आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रिपोर्टेड किया जाएगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कंडीशनल रिपोर्टेड में आपको एडमिशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर दस्तावेजों की जांच के दौरान अगर नोडल केंद्र है, अगर उसमें कमी पूर्ति पाई जाती है और DAP पोर्टल के माध्यम से डॉक्यूमेंट पूर्ति अपलोड करनी होती है, तो नियम अवधि में जो भी आपकी कमी पूर्ति है उसको दूर कर लें। अगर आपको कंडीशनल रिपोर्टेड मिला है तो दिए गए समय में जो भी कमी आपको बताई गई है उसको वहाँ पर पूर्ण कर लें। और इन 2 बातों का ध्यान में रखना है कि आवंटन रिपोर्ट करते समय प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान अभ्यर्थी का निम्नागत मेरिट परिवर्तन, आरक्षित श्रेणी का सामान्य श्रेणी में परिवर्तन होता है तो उन्हें इस आवंटन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो मैं बता चुका हूं कि अगर आपका श्रेणी परिवर्तन होता है डॉक्यूमेंट के अभाव में तो आपका नया आवंटन होगा, नए तरीके से आपको मेरिट मिलेगी। इन अभ्यर्थियों को आगामी आवंटन में नवीन मेरिट के साथ शामिल किया जाएगा। तो आपकी जो पुरानी मेरिट है वो आपकी निरस्त हो जाएगी। मान लीजिए आपकी अभी किसी कैटेगरी के अंदर 200 आ रही है, आपका OBC के अंदर 200 आ रही है और आप OBC का सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर करते हुए फिर नई मेरिट वहां पर आपको दी जाएगी। उसके बाद आवंटन रिपोर्ट करते समय प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान अभ्यर्थी का उच्चागत मेरिट परिवर्तन सामान्य श्रेणी का आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन होता है तो उस आवंटन में प्रवेश दिया जा सकेगा। इन अभ्यर्थियों को नई मेरिट जारी नहीं की जाएगी। तो ऐसों को नई मेरिट नहीं की जाएगी क्योंकि जांच के दौरान अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हो जाते हैं, मान लो आप जांच के दौरान स्टार्टिंग में नहीं थे और अभी जांच के दौरान आपने बनवा लिए, आपने नए सर्टिफिकेट बनवा लिए, तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट का जैसे मैंने बताया, तो उसमें क्या ध्यान में रखना है अपवर्ड मूवमेंट के लिए कि अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं तो भी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो रिपोर्टेड एवं कंडीशनल रिपोर्टेड स्टेटस, तो आपको इसलिए अपवर्ड मूवमेंट में करना है तो 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे और जो भी आपको कॉलेज मिला है वो आपको रिपोर्टेड या कंडीशनल रिपोर्टेड शो करेंगे, ये स्टेटस शो करेंगे, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसलिए अपवर्ड मूवमेंट जाने के लिए भी आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना होगा जब आपकी सारी प्रवेश प्रक्रिया
पूर्ण हो जाएगी अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी, तो आपको जो भी विद्यालय वहाँ पर आपको संस्था में आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रस्तुत होना होगा, मूल दस्तावेजों के साथ, एडमिशन फ़ीस के साथ, जो भी उन्होंने निर्धारित की गई है, तो वहाँ पर आपको उपस्थित होना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो ऐसे विद्यार्थी जिनके बारे में मैंने बताया था कि फॉर्म करने से चूक गए थे, तो काफ़ी सारी सीट्स खाली होती हैं, अच्छे कॉलेजेस में भी खाली होती हैं, टॉप के कॉलेजेस में ब्रांच भी खाली में हो जाती हैं, क्योंकि एडमिशन मिलने के बाद विद्यार्थी बीच में कई अच्छे विद्यार्थी हैं वो छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर सीट खाली होती हैं। तो जो डेट मैंने बताई है उस डेट में आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और फीस जो सरकार ने निर्धारित की गई है इसका ध्यान में आपको रखना है प्रति सेमेस्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर राजकीय संस्था के राज्य वित्त शोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली छात्रों के लिए 6,850। इसके अंदर बहुत सारे मद हैं, उन सबको मदों को मिलाकर 6,850 टोटल फ़ीस बनती है। और गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टोटल फ़ीस बनती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो 4,275 पर सेमेस्टर, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर 22,900 फ़ीस लगती है 22,900 फ़ीस लगेगी। तो आपको फ़ीस की भी जानकारी होनी चाहिए, कहीं कोई आपसे ज़्यादा फ़ीस वसूल ना कर ले। तो इससे ज़्यादा फ़ीस वसूल नहीं कर सकता है, अगर कर रहा है तो आप उससे कारण जान सकते हो कि इससे ज़्यादा फ़ीस कैसे है जब सरकार ने इतनी निर्धारित की हुई है। तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट करके पूछ लेना, और बीच बीच में जैसे प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी तो चैनल पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप थैंक यू, धन्यवाद।